देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली स्टडिंग कि अगर हीट ट्रैवल करता है तो मीडियम किस तरीके से असिस्ट करता है, राइट। मैंने तीन ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में, तरीके के बारे में बताया था कि एक तो था कंडक्शन, राइट, जिसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कस किया। उसके बाद था कन्वेक्शन, उसके बारे में भी डिस्कस किया। अभी जो है हम रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज रेडिएशन ये एक तरीका है जिसके थ्रू हीट ट्रांसमिट होता है, और इस ट्रांसमिशन प्रोसेस में मीडियम नहीं चाहिए। देयर इज नो नेसेसरी ऑफ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, सन से जो एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचता है वो स्पेस के थ्रू होके पहुंचता है, और स्पेस जो वो खाली है, वैक्यूम है, देयर इज नो मीडियम इन इट। स्टिल देन सन से जो है वो हीट हम तक पहुंच पाता है, और इसके पीछे का जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडिएशन। ठीक है, ओके फाइन। नाउ रेडिएशन ऐसा कंसेप्ट है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। हैव यू हर्ड अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? हैव यू स्टडीड अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन केमिस्ट्री? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Have you studied atomic structure? Did you study atomic structure? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो वहां Yes, पर sir. कैन एनीवन टेल मी कि रदरफोर्ड्स का मॉडल में ड्रॉबैक्स क्या था? रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें ड्रॉबैक क्या था? कम ऑन पीपल, रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक क्या था? उसके बाद बोर्ड आया ना, बोर्ड ने इसको करेक्ट किया, बट व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन रदरफोर्ड्स मॉडल? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी लूज करना चाहिए। या दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमता है, दैट इज नॉट अ ड्रॉबैक। बोर्ड ने भी वही बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला सर था कि नहीं भाई सर, देखो, बोर्ड ने कहा था कि फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। यस यस, नहीं, रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था सिर्फ वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन ओके, बोर्ड ने कहा था कि वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, इसलिए यस एनर्जी यस लूज नहीं करता। यस यस, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। मुझे लगा था तुम सर्कुलर ऑर्बिट्स बोल रहे हो। मतलब पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट ये है कि तुम लोगों ने अब तक पूरा नहीं बताया, सेकंड वाले बंदे ने पूरा बताया। तो एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, ठीक है, ये अगर न्यूक्लियस है, इफ दिस इज द न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल, दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड एनीथिंग which is performing circular motion will definitely have a radial acceleration towards the nucleus, right? और in other words मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, it is a charged particle and it is accelerated, ध्यान देना, it is accelerated। और ये पाया गया है कि अगर charged particles accelerate करते, if there are charged particles which are accelerating, they are going to lose their energy in the form of radiation। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, it has to release the energy in the form of radiation। और ये कहा गया था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता जाएगा, then this electron should spiral and get closer and closer to the nucleus, and finally it should fall on the nucleus and the atom should cease to exist, atom will stop existing, but actually ऐसा होता नहीं है, right? The electron does not fall on the nucleus। बट देखो इसमें मैं इसमें फोकस नहीं करना चाहता, मैं फोकस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस पे ध्यान दो कि मैंने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो एनर्जी लूज करेगा, और मैंने क्या कहा, दिस पार्टिकल इज गोइंग टू लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और इन अदर वर्ड्स अगर पूरा नाम बोलना चाहूँ, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली होता क्या है। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा होता है, इसके पास थर्मल एनर्जी हो। जनता जवाब दो, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है उसके पास थर्मल एनर्जी होगा, यस और नो? कम ऑन पीपल, Yes, sir. यस यस। हाँ। अगर किसी के पास अगर थर्मल एनर्जी है, स्पेशली अगर मैं सॉलिड्स के बारे में बात करूं, दे विल वाइब्रेट, दे विल मूव, दे विल कोलाइड। तो ये सारे जो मोशंस हैं, ऑल दिस काइंड्स ऑफ मोशन विल इन्वॉल्व एक्सीलरेशन, यस। जो एटम के लैटिसेस है ये लोग वाइब्रेट करते रहेंगे। एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एटम खुद वाइब्रेट करना चालू करेगा तो उसके अंदर के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है वो लोग भी वाइब्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी वाइब्रेट करेंगे, एंड वाइब्रेशन मींस व्हाट, ऑल दिस चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सीलरेटिंग। अगर कोई वाइब्रेट कर रहा है मतलब वो लोग एक्सीलरेट कर रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बॉडी का
टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, उसके पास थर्मल एनर्जी है, वो वाइब्रेट करेगा, पूरा सिस्टम वाइब्रेट करेगा, उसके अंदर के जितने सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो लोग वाइब्रेट करेंगे। और हमने जस्ट नाउ क्या सीखा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन होता है, इट इज गोइंग टू रिलीज दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड रेडिएशन इज नथिंग बट थर्मल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू रेडिएशन। बस हमने ये पढ़ा है कि रेडिएशन में जो एनर्जी आता है वो तो क्रिएट नहीं होता ना, हमने तो वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ा है, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। यहाँ पर बॉडी के अंदर का जो थर्मल एनर्जी है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, राइट? यस। एंड अगर तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो वहां पर आइंस्टाइन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइट को डिफाइन किया है। और आइंस्टाइन ने ये कहा कि लाइट जो है, इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वो चैप्टर अगर तुमने पढ़ा है इस क्लास फिजिक्स में भी, मतलब क्लास 12 में भी, मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके। फिलहाल आइंस्टाइन ने ये कहा था कि रेडिएशन के पास जो एनर्जी होता है, दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दिस पैकेट्स आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। कम ऑन पीपल, इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। एंड दिस फोटॉन्स दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ, कितने स्पीड से ट्रैवल करता है जनता, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दिस फोटोन जो है, इसको तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो, इसको तुम एक पैकेट जैसे इमेजिन करते हो, एक्चुअली पैकेट नहीं है, दिस इज जस्ट आई एम आस्किंग यू पीपल टू इमेजिन, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो ये जो एनर्जी है पैकेट में होता है, कितना एनर्जी होता है, आई होप सो ये भी तुमको पता है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन कितना होता है। आई होप सो यू नो दिस, दैट इज रिटन इज व्हाट, एच नू, या नू को अगर हम लिखना चाहें तो एच बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी व्हिच इज कंटेन्ड इन ए फोटोन। यहाँ पर नू क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लैम्डा क्या है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जिस रेडिएशन का फोटोन है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, रेडिएशन भी बोलते हैं कभी कभी हम इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, जिसका फोटोन है उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसका वेवलेंथ होगा। ठीक है, एंड दिस फोटोन्स दे आर बेसिकली पैकेट्स, and that they carry the energy from one point to the other point. That is the reason कोई मीडियम नहीं चाहिए। That is the reason रेडिएशन जो है वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। जब तुम आग के सामने खड़े होते हो ना, तुमको गर्म फील होता है, वो जो एनर्जी तुमको मिल रहा है, तुम्हारे बॉडी को जो एनर्जी रिसीव हो रहा है, वो सारे फोटोन्स तुम्हारे बॉडी को स्ट्राइक कर रहा है, एंड यू आर एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी। दैट इज द रीजन यू आर फीलिंग हॉट, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इस प्रोसेस में भी रेडिएशन इन्वॉल्व है। So actually what is electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation is actually a mode of transfer of energy, and in this process photons, which can be treated as packets of energy containing energy h nu, hc by lambda, traveling with the speed of light, they carry the energy from one point to the other point. बोलो ये कहानी सबको समझ में आया ही नहीं आया? Have you understood this story? Come on people, Yes, sir. जवाब दो अगर समझ में आया। गिव मी रिप्लाई। Yes. Yes, 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 sir. 25 लोग हैं यार। Yes, sir. Come on people, give me reply और give me a thumbs up अगर Yes, समझ में sir. आया तो। No. ओके बढ़िया, ठीक है ना। तो ये जो है, ये रेडिएशन का कहानी है। ठीक है, आगे जाके एक बॉडी, रेडिएशन इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जनता इस बात को समझो, रेडिएशन जो है दैट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आगे जाके हम ये देखेंगे कि एक बॉडी कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, उसके बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट सबको समझ में आता है, क्योंकि टेम्परेचर तुमको ये बताएगा कि किस बॉडी के पास कितना ज्यादा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो डेफिनेटली अगर किसी के पास टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब उसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो फोटोन्स भी ज्यादा इमिट करेगा। इज दैट क्लियर? सो रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आल्सो विल बी वेरी हाई। तो ये जो एनर्जी है आगे जाके तुमको पता चलेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तुम्हारे बॉडी के एरिया पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो फोटोन्स को निकलने का उतना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, तो ज्यादा फोटोन्स भी निकलेगा। तो इन चीजों पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस तुमको ये बताया कि रेडिएशन का एनर्जी आता कहाँ से, थर्मल एनर्जी से, किस तरीके से ट्रेवल करता है। दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटोन्स। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। अभी अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, तरह से दिस इज अ बॉडी, ठीक है, इस पे अगर रेडिएशन गिरता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा मैं तुमको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन will also be called as electromagnetic waves। तुमने जो इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, है ना, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, ये सब सुना है। ये जो लिस्ट अगर तुमने देखा है, लिस्ट है ना, स्पेक्ट्रम जो है, वो सारे ग्रुप को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते
Are you people understanding what I'm trying to say? That entire group is called as electromagnetic radiation, starting from the infrared waves to the ultraviolet light. और इसके बीच में जो विजिबल लाइट है सबको इंक्लूड करके ओवरऑल एक नाम दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज इट क्लियर पीपल? गिव मी अ थम्स अप अगर ये लाइन समझ में आया तो. कम ऑन पीपल. ओके ओके फाइन. तो मैं क्या कह रहा था, मैं कहा कि किसी बॉडी में अगर रेडिएशन गिरता है, जैसे क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरता है, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज इंसिडेंट ऑन ए बॉडी, जब ये एनर्जी गिरेगा ना तो तीन प्रोसेस होगा. ध्यान से सुनना क्या होने वाला. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड, और इस क्यू ए, क्यू सफिक्स से मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. ठीक है. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल पास थ्रू. हम बोलते हैं ट्रांसमिट कर जाएगा, ना रिफ्लेक्ट होगा ना एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्ट आर पार चला जाएगा. इसको हम कहते हैं क्यू टी. दैट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड. तो ये जो है, ये इट विल गिव यू एन अकाउंट कि तुमने जो टोटल यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गिराया था वो कहाँ कहाँ गया. कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि क्यू जो है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी. जनता जवाब दो. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जो टोटल एनर्जी है दैट इज बराबर क्यू ए का समेशन प्लस क्यू आर का समेशन प्लस क्यू टी का समेशन. आई होप सो सबको ये समझ में आया. यस, गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ में आया तो. ओके, दैट्स ग्रेट. फाइन. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ. स्टाइल ऑन दिस टाइम. लेट अस डिवाइड both the sides with q. What is q? Q is the total energy incident. ठीक है. q is the total energy incident. अगर मैं दोनों तरफ q से डिवाइड करूं तो ये 1 हो जाएगा, ये qa by q हो जाएगा, दिस इज qr by q हो जाएगा, एंड दिस विल बी qt by q. दैट मींस हमने सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर qa by q जो है ये क्या है? दिस इज द रेशियो. दिस इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अब्सॉर्ब डिवाइडेड बाय द एनर्जी रिसीव्ड बाय द बॉडी. मतलब q जो है तुमको ये बताएगा कितना एनर्जी मिला, और qa तुमको ये बताएगा उसमें से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब हो गया. तो ये बेसिकली रेशियो है. ये भी एक रेशियो है जो तुमको ये बताएगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ दैट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, और ये बताएगा कितना फ्रैक्शन ऑफ दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड. ठीक है. तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ध्यान देना चाहता. तो दिस इज 1 दैट इज इक्वल टू, इसको हम a लिखते हैं, इसको हम r लिखते हैं, इसको हम t लिखते हैं. ध्यान देना ये सारा जो चीज है, ऑल दिस थिंग्स, these are all fractions. These are all fractions. These are all ratios. जो तुमको ये बताता है कि what is the ratio of the energy absorbed divided by the total amount of energy incident. तो ये जो A जो है इसको नाम दिया गया, we call it as absorptance. ठीक है. ये जो R जो है इसको नाम दिया गया reflectance. और T जो है इसको हम बुलाते हैं TT, सॉरी, transmittance. ये people understand this? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ये तो छोटा सा मैथमेटिक्स है. ये एक रेशियो है. यस पीपल, ये में थम्स अप अगर ये समझ में आया तो. कम ऑन. सर एक बार फिर से बोलेंगे, मेरा नेट चला गया था. जस्ट इन शॉर्ट. कुछ नहीं है यार, मतलब कहाँ तक देखा तूने, कहाँ तक सुना है, कहाँ तक सुना है ज्योतिर्मय? ज्योतिर्मय. हाँ सर, यस, मतलब वो लास्ट स्टेप जो 1 इक्वल से a प्लस r प्लस t है ना, वो कुछ नहीं है. मैंने क्यू बाई क्यू को a लिख दिया, क्यू आर बाई क्यू को r लिख दिया, क्यू टी बाई क्यू को t लिख दिया, बस सिंबल से. तो a जो कि एक रेशियो है, ठीक है. उसको हम एब्जॉर्प्टेंस बुलाते हैं, रिफ्लेक्टेंस बुलाते हैं, ट्रांसमिटेंस बुलाते हैं. ठीक है. दिस इज जस्ट. ओके ठीक है. ओके फाइन. अभी यस. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. अच्छा, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है. ध्यान से सुनना, देखो समझने लायक चीज है, और किसी बुक में ये सब चीजें लिखा हुआ नहीं रहता. मैं जब खुद पढ़ रहा था मुझे ये चीज समझने में बहुत टाइम लगा. ठीक है. सो बी वेरी वेरी कॉशियस, और हर लाइन जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो. ठीक है. देखो एक छोटा सा सिचुएशन दे रहा हूँ तुमको. सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे स्टिक्स, नंबर ऑफ स्टिक्स. मैंने तुमको एक बंडल ऑफ स्टिक्स पकड़ा है, एक लंबा, एक मीडियम, छोटा, अलग अलग साइजेस का, अलग अलग लेंथ. ठीक है. अलग अलग लेंथ का मैंने स्टिक्स पकड़ा है.
यस पीपल, लेट अस से कि तुमने यहाँ पर कितना स्टिक्स है टोटल, लेट अस से 100 स्टिक्स है, सबका लेंथ अलग अलग, ठीक। मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ लेंथ, ध्यान देना, ऑफ लेंथ लेट अस से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लेंथ के कितने सारे स्टिक्स हैं वो निकालो। तो कैसे निकालोगे जनता, हाउ विल यू फाइंड इट आउट, क्या करोगे? कम ऑन पीपल, समवन हैज टू से, ये वन साइडेड लेक्चर नहीं हो सकता यार, कम ऑन गिव मी एन आंसर, क्या करेंगे, क्या करोगे? 20 सेंटीमीटर स्टिक्स कितने सारे निकालने के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली आंसर क्या है, कम ऑन, सर मेजर करेंगे। हर एक को मेजर करना। बस इट्स वेरी सिंपल, तुम एक स्केल लोगे, अपने ज्योमेट्री बॉक्स खोलोगे, वहां से स्केल लोगे और उससे मेजर करना चालू करोगे, ठीक है। तुमने मेजर किया और लेट अस से तुमको मिला 60 स्टिक्स का लेंथ कितना है, 60 स्टिक्स का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। यस पीपल, एग्री? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके फाइन। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, तुमने क्या यूज किया, तुमने एक स्केल यूज किया, सोचो क्या बोलते हैं स्केल, तुम रूलर बोलते, तुमने एक रूलर यूज किया इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो तुमने बोला कि सर काउंट किया है और टोटल 20 सेंटीमीटर के टोटल 60 स्टिक्स है, ध्यान से सुना, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट। तो मैंने बोला अच्छा 20 सेंटीमीटर की 60 स्टिक्स है, चलो मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। और मैंने जो इस बार चेक किया, आई चेक्ड इट विद अ वर्नियर कैलिपर, एंड आई होप सो तुमने इसका नाम सुना होगा। दिस इज अ मोर एक्यूरेट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू अ रूलर। कम ऑन पीपल, एक रूलर मैक्सिमम कहां तक मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, राइट? देयर इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। कम ऑन पीपल, यस और नो जवाब दो। एक रूलर जो है वो मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, दैट Yes, इज द sir. स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। अगर मैं एक वर्नियर कैलिपर यूज करूं तो और भी ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, और भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। यस पीपल, कम ऑन, हाँ या ना? यस सर। ओके फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से उसी प्रोसेस को फिर से रिपीट किया, सारे स्टिक्स को मेजर किया और मैंने देखा कि जिस स्टिक का लेंथ 59.01 सेंटीमीटर है, 59.01, सॉरी 59.99 है, फॉर एग्जांपल 59.99 सेंटीमीटर का जो स्टिक है, एज बिकॉज तुम्हारा रूलर उतना मेजर नहीं कर सकता, उसको तुमने क्या रीडिंग क्या मान लिया, 20 सेंटीमीटर का स्टिक मान लिया। सॉरी यार, आई एम सॉरी, लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। एक्चुअली 60 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर, हम किसको मेजर कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हैं। लेट मी रिपीट दैट अगेन, मैंने गलती से 60 सेंटीमीटर बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया और तुमने ये देखा, सॉरी मैंने ये देखा, मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, मैंने ये देखा कि जिस स्टिक का लेंथ 19.99 सेंटीमीटर है, बिकॉज अभी मैं वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूँ, इट इज गिविंग मी मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, उसको तुमने एज बिकॉज तुमने रूलर से मेजर किया था, उसको तुमने 20 सेंटीमीटर के ग्रुप में मान लिया। बोलो ये लाइन समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन जो मैंने कहा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. समझ में आया? या जिसका लेंथ 20.15 सेंटीमीटर है, उसको भी तुमने 20 सेंटीमीटर के ग्रुप में मान लिया। देखो मैं तुमको सिर्फ ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि तुमने जो मेजरमेंट किया है जिस इंस्ट्रूमेंट से किया, अगर मैं उससे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट ला दूं, so the number of sticks belonging to this category is going to decrease, because जिन जिन चीजों को तुमने 20 सेंटीमीटर माना था रूलर से, बिकॉज रूलर का एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट तुम कर नहीं सकते। उससे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट अगर मैं लेके आ जाऊं तो बहुत सारे स्टिक्स का लेंथ 20 नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा, और उनको हम क्या कर देंगे, उस ग्रुप से निकाल देंगे। बोलो ये आइडिया समझ में आया नहीं आया? यस यस सर। Yes, sir. तो कैन आई Yes, sir. से कि एक ग्रुप में कितने सारे स्टिक्स होंगे, वो डिपेंड करेगा कि तुमने उस ग्रुप को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। क्योंकि ये कहानी आगे भी जा सकती है, अगर मैंने वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेके आ गया और उससे मेजरमेंट करूंगा, फिर से मुझे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर के थ्रू जो हमने मेजरमेंट किया था उसमें ऐसे बहुत सारे स्टिक्स है जिसका लेंथ एक्यूरेटली 20 सेंटीमीटर नहीं है। और ये जो कहानी है ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब हाइपोथेटिकल है। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम एक के बाद एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेते जाओ, तुम्हारा नंबर ऑफ स्टिक्स का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। नाउ ऑल ऑफ यू, डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस फिलॉसफी? डू यू एग्री विथ मी ऑन यस दिस सर। फिलॉसफी?
यस Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जनता, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि 20 सेंटीमीटर के कितने सारे स्टिक्स है, इसको एक्सपेरिमेंटली निकालना बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसका जवाब जो है वो डिपेंड करेगा कि तुमने कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। इंस्ट्रूमेंट बदलेगा तो जवाब भी बदल जाएगा, ठीक है। सो जब एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा सिचुएशन आता है तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने सारे एंटिटीज है उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर पाए, नहीं कर पाएंगे। देखो मैंने तुमको ये क्यों सिखाया, इसलिए सिखाया क्योंकि मैंने तुमको जस्ट नाउ ये बताया कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है और उसका टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब फोटोन्स छोड़ेगा, पैकेट्स थ्रो करेगा चारों तरफ। तो यहाँ से एक पैकेट निकल रहा है, देखो ऐसा दिखता नहीं है लेकिन हाँ, जस्ट तुमको इमेजिन करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पैकेट्स थ्रो कर रहे हैं, ये सारे क्या है, दिस आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ऐसा दिखता नहीं है, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। तो लेट अस से ये 200 नैनोमीटर वाला पैकेट है, 200 नैनोमीटर इज आई एम रिप्रेजेंटिंग वेवलेंथ हियर। सोचो ये 300 नैनोमीटर वाला पैकेट है, 300 नैनोमीटर मतलब ये जो फोटोन है उसका लैम्डा 300 नैनोमीटर है। सोचो ये 400 नैनोमीटर है, सोचो फिर से ये 300 नैनोमीटर है, सोचो ये 200 नैनोमीटर है। ऐसे तो बहुत सारे फोटोन्स होंगे, मैं जस्ट तुमको समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर मैंने तुमको ये पूछा जनता ये बता कि 200 नैनोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी इमिट होता है, ये निकाल के बताओ। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुमको क्या करना है, तुमको सारे 200 नैनोमीटर के फोटोन्स को कलेक्ट करना है, उनके एनर्जी को ऐड करना है, उसके बाद तुम मुझे जवाब दे पाओ कि सर टोटल 200 नैनोमीटर वाले फोटोन्स टोटल कितना एनर्जी लेके बाहर निकल रहा है। बोलो ये लाइन सबको समझ में आया मैंने क्या कहा? Did you understand this line? Come on people. Yes, sir. Yes or no? Yes or no? It's a Yes, sir. अगर मैंने तुमको पूछा, मैंने निखिल का पूछा भाई तो मुझे ये बता कि 200 नैनोमीटर वाले फोटोन है, 200 नैनोमीटर फोटोन्स का नाम जैसा इमेजिन करो, क्योंकि किसी फोटोन का पहचान क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है, उसका वेवलेंथ। तो 200 नैनोमीटर मतलब उस फोटोन का नाम। मैंने कहा कि 200 नैनोमीटर फोटोन जो है वो टोटल में कितना एनर्जी कैरी करता है, या मैंने ये पूछ दिया 200 नैनोमीटर फोटोन्स के थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी निकल रहा है, ये बताओ। तुम कैसे निकालोगे? जस्ट प्लेन कॉमन सेंस यूज करो। क्या करोगे? 200 नैनोमीटर वाले जितने सारे फोटोन्स है उसको कलेक्ट करोगे, उसका एनर्जी निकालोगे। अगर मैंने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बोला तो उस एनर्जी को इस बॉडी के टोटल एरिया से डिवाइड करोगे, फिर कितने टाइम में वो निकला उससे भी डिवाइड करोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बट आई होप सो कि तुमको इस कहानी में कहाँ प्रॉब्लम आएगा वो दिख रहा है। क्या सबको दिखा कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा? कैन एनीवन टेल मी कि इस प्रोसेस में कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा? 200 ढूंढने में। एग्जैक्टली तुमको कैसे पता कि कौन सा फोटोन का वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है? तुमने जिसको 200 नैनोमीटर बोला, मैंने अगर तुमसे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाता उससे मेजर किया तो वो 200 नहीं हो। बात को समझो। Even though the story seems so simple, but it is never possible to find out accurately कि 200 नैनोमीटर के कितने सारे फोटोन्स हैं, because वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करे। आई होप सो तुमको ये फिलोसफी समझ में आ रहा है, ठीक है? सो इसको अगर करना है तो हम कैसे करें? एक्यूरेटली 200 नैनोमीटर निकालना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज इजियर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोन्स बिलोंगिंग टू ए ग्रुप। अगर मैंने तुमको पूछा जनता ये बताओ कि 19.5 सेंटीमीटर से लेके थोड़ा बड़ा रेंज ले रहा हूँ, 20.5 सेंटीमीटर के रेंज में कितने सारे स्टिक्स है ये बताओ। दिस इज मच मोर इजियर। यहाँ पर एरर थोड़ा कम होगा बिकॉज तुमने रेंज बता दी। जिसको तुमने 19.6 और मैंने मेजर किया वो 19.65 है, वो भी इसी रेंज में आ जाए। जनता फील करो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं तुमको ये पूछता हूँ कि इस रेंज में कितने सारे स्टिक्स है, नो डाउट 19.5 वाले स्टिक्स तो मुश्किल ही होगा निकालना, 20.5। लेकिन इस प्रोसेस से अगर तुम नंबर ऑफ स्टिक्स निकालोगे वो थोड़ा आसान होगा, एरर कम होगा बिकॉज तुमने रेंज में बात किया। तो 19.56 वाला भी इसी रेंज में घुसेगा, 19.7 वाला भी इसी रेंज में घुसेगा, 20.1 भी इसी रेंज में घुसेगा। जनता जवाब दो, जनता जवाब दो। Yes, sir. ये मेजरमेंट करना Yes, है। sir. Yes, sir. यहाँ पर अगर मैं लेंथ का रेंज पूछूं, तुमने कैसा रेंज माना है? 0.5 to 0.5 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का रेंज है ये रेंज। 19.5 से 20.5 तक का जो रेंज है वो 1 सेंटीमीटर का रेंज। दैट मींस ये जो 1 सेंटीमीटर है, जनता इस बात को समझो, ये 1 सेंटीमीटर किसको बिलोंग करता है? वो इस रेंज को बिलोंग करता है। 19.5 से लेकर 20.5 के बीच में जो 1 सेंटीमीटर है उस रेंज को बिलोंग करता है। और इस रेंज में कितने सारे
एक काम करता हूँ यार, थोड़ा सा इसको मैं 1 सेंटीमीटर नहीं करता, बोलने में मजा नहीं आएगा। एक काम करता हूँ 20.7 सेंटीमीटर बोल दूं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा जनता, ये 1.2 सेंटीमीटर का रेंज है, ठीक है? ताकि बोलने में आसान हो ये बता रहा हूँ। दैट मीन्स 1.2 सेंटीमीटर का रेंज हमने लिया है। सही बोल रहा हूँ ना जनता? यस? Yes, sir. Yes, sir. हमने क्या लिया 1 पॉइंट, ध्यान से देखना जनता, ये जो 1.2 सेंटीमीटर है ये एक रेंज है, और इस रेंज किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 19.5 टू 20.7। तो हमने रेंज मेजर किया, ध्यान देना। हम क्या करेंगे, हम ये रेंज में कितने सारे स्टिक्स आते हैं उसको मेजर कर देंगे। लेट अस से हमको पता चला 50 स्टिक्स है, बट 50 स्टिक्स जो है ये एक रेंज को बिलोंग करता है, मतलब 1.2 सेंटीमीटर के रेंज में 50 स्टिक्स आता है। तो अगर मैंने तुमको पूछा 20 सेंटीमीटर में कितने स्टिक्स आएंगे, तो हम थोड़ा सा एक लॉजिक अप्लाई करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 50 स्टिक्स को 1.2 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनना, लेकिन किससे डिवाइड किया हमने? रेंज से डिवाइड किया, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा? समथिंग स्टिक्स पर सेंटीमीटर, पर 1 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो नीचे यूनिटी आता है, नीचे 1 आता है, तो हमको क्या मिलेगा? समथिंग नंबर ऑफ स्टिक्स पर सेंटीमीटर। और ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये ऐसा वैसा 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर 20th सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। बात को समझो, बात को समझो। ये जो 1 सेंटीमीटर, ये कौन से सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा? हम मान लेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो 1 सेंटीमीटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 20th सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसी 20 सेंटीमीटर के ग्रुप में मैं इतने सारे स्टिक्स को डाल दूंगा। यहाँ पर भी एरर है, नो डाउट देयर इज एन एरर, बट दिस इज ए बेटर वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ एरर्स कम हो जाएगा, एज बिकॉज हमने रेंज के थ्रू निकाला था, 1.2 के रेंज में निकाला था, बट हमको चाहिए कि 20 सेंटीमीटर वाले कितने सारे स्टिक्स, मतलब पर सेंटीमीटर में चाहिए। तो हमने क्या किया, रेंज से डिवाइड कर दिया, 1.2 से डिवाइड किया, तो जवाब क्या मिला? समथिंग स्टिक्स पर सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर कौन सा सेंटीमीटर है? इसको हम 20th सेंटीमीटर वाला बुला देंगे, और 20th के सामने ये नंबर ऑफ स्टिक्स को लिख देंगे। अभी बोलो, ये समझ में आया नहीं यार? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. चलो, anyone having any doubt? Yeah, people, come on. Anyone having any doubt? You have to say. बोलो बोलो बोलो। श्योर? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। ओके, ग्रेट। समझ में आ गया तो बढ़िया है। तो इस कहानी को, इस जो चीज हमने सीखा, इस चीज में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे अप्लाई करें? तो तुमको किसी ने बोला है कि ये बताओ कि लैम्डा, सोचो लैम्डा यहाँ पर 200 नैनोमीटर, लैम्डा, उसको मैं लैम्डा मान लेता हूँ। लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी निकलता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया? क्या पूछा? लैम्डा मतलब 200 नैनोमीटर के फोटोन जो है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी निकलता है? ध्यान से देखना। जरा से इसका जो सरफेस एरिया है उसका वैल्यू हमने ए मान लिया, ठीक है? और हमने 200 नैनोमीटर वाले फोटोन्स मेजर किया, कलेक्ट किया, और इस प्रोसेस में कितना टाइम लग गया? टी टाइम, मतलब जितना एनर्जी हमने कलेक्ट किया है उसके लिए टाइम कितना लगा? टी अमाउंट ऑफ टाइम लगा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो है तुम जब मेजरमेंट करोगे, व्हेन यू विल कलेक्ट 200 नैनोमीटर वाला फोटोन्स या लैम्डा वाले फोटोन्स, then you're not going to collect lambda wale photons, you're going to collect photons belonging to a range of lambda, that is from lambda to lambda plus d lambda. Try to understand, यहाँ पर d lambda जो है वो रेंज है। तो तुमने एग्जैक्टली लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे फोटोन से वो निकालना तो पॉसिबल है ही नहीं, निकाला नहीं। तुमने क्या किया? रेंज के लिए निकाला कि लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे फोटोन से उनको कलेक्ट किया, उसका एनर्जी निकाला, ठीक है? तो वो एनर्जी हो गया ई। मैं लिख के देता हूँ,
एनर्जी, एक मिनट, एनर्जी emitted for the range lambda to lambda plus d lambda, ये निकाल दिया। तुमको पूछा क्या है जनता, तुमको ये पूछा क्या है, व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन ये जो एनर्जी निकला है जनता, ये तो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट लैम्डा के लिए नहीं है, तुमने रेंज के लिए निकाला है। जैसे कि यहाँ पर हमने रेंज के लिए निकाला था 1.2, तो किसी यूनिट लैम्डा के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर फोटोन से अगर ये निकालना है तो हमको डी लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। तब क्या मिलेगा, समथिंग, तुमको क्या मिलेगा, एनर्जी इमिटेड पर लैम्डा। बिकॉज अगर तुम डी लैम्डा से डिवाइड कर दोगे यूनिट लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। एज बिकॉज दे आस्किंग यू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तुम यहाँ पर किससे डिवाइड कर दोगे, टी से डिवाइड कर दोगे और एरिया से डिवाइड कर दोगे। बोलो ये रेशियो सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन, हाय अन्ना में जवाब दो एवरीवन। Yes, sir. एवरीवन श्योर? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आया हमने डी लैम्डा से क्यों डिवाइड किया? कम ऑन, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी हमने निकाला, एनर्जी इमिटेड फॉर द रेंज, फिर डी लैम्डा से डिवाइड किया, फिर टाइम से डिवाइड किया, फिर ऐसे डिवाइड किया, इसको हम बुलाते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। बहुत प्यारा सा नाम है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। इसको हम ई सफिक्स लैम्डा से लिखते हैं। ई सफिक्स लैम्डा का मतलब क्या है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला उसको निकालने का। आई होप सो तुम लोगों को ये बात समझ में आया। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली यूनिट अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ऊपर जूल्स का यूनिट आएगा, नीचे किसका आएगा, डी लैम्डा अगर मीटर में लिख दो, ठीक है, और सेकंड में आ जाएगा, है ना? सॉरी डी लैम्डा का यस यूनिट लिखना पड़ेगा। डी लैम्डा का यूनिट सोचो, एंगस्ट्रॉन्ग में लिख दिया हमने डी लैम्डा, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग। आई होप सो तुमको पता है, दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। टाइम का सेकंड्स में लिख दिया और एरिया का मीटर स्क्वायर में लिख दिया, तो तुमको यूनिट पता चल जाएगा। डू एग्री विद दिस पीपल? कम ऑन, डू एग्री विद दिस? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया? सो whenever you use the word spectral, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा this is corresponding to a unique lambda। किसी एक पर्टिकुलर यूनिक लैम्डा वाले फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी निकलता है, वो है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और अभी कोई तुमको अगर ये बोल दे कि भाई ये बताओ इमिसिव पावर क्या है, स्पेक्ट्रल वाला वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ बोल दिया कि इमिसिव पावर क्या है, अभी बंद हो जाएगा। मैं तुमको नया लिंक दूंगा, ठीक है? कब बताता हूँ, मैं नया लिंक दे रहा हूँ, इसको बंद कर। थैंक यू थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई तुमको ये पूछता है कि इमिसिव पावर क्या है, स्पेक्ट्रल वाला वर्ड कोई अगर यूज नहीं करता तो तुमको करना क्या है, सो यू हैव अ बॉडी, उसका एरिया ए है, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है और वो वैरायटी ऑफ फोटोन्स एमिट कर, खाली इमिसिव पावर बोले तो सारे फोटोन्स को कलेक्ट करो, उसका एनर्जी ऐड करो, निकालो, और उन एनर्जी को कलेक्ट करने में जितना टाइम लगता है उसको नोट करके रखो, और कितना एरिया से वो एनर्जी निकला वो नोट करके रखो और डिवाइड करो। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। बोलो ये लॉजिक समझ में आया सबको? हैव यू अंडरस्टूड दिस? जनता जवाब दो। जनता Yes, जवाब sir. दो। Yes, sir. ओके, अभी ना इसका हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना? यहां से लिखना चाहूंगा इसका एक्सप्रेशन। अगर मैंने ई लैम्डा जो है और यहाँ जो डिनोमिनेटर में डी लैम्डा है, इसको अगर मैं उस तरफ लेके चला जाऊं, ये हो जाएगा ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। एग्री? और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा तुमको, ध्यान से देखना, एरिया टाइम मिलेगा और ऊपर क्या मिलेगा, एनर्जी इमिटेड फॉर द रेंज, ध्यान से सुनो, फॉर द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब डी लैम्डा के रेंज में कितना एनर्जी इमिट होता है। कम ऑन पीपल, कम ऑन पीपल, यस और नो, यस और नो? Yes, sir. तो इसको थोड़ा सा मैं अलग से लिखता हूँ ताकि तुमको डाउट ना हो। दिस इज व्हाट, पर यूनिट टाइम
पर ध्यान देना यूनिट एरिया, ठीक है ना, ये है। तो अभी अगर तुमको कोई पूछे टोटल एनर्जी बताओ, ये क्या है जनता, दिस इज डी लैम्डा के रेंज में टोटल एनर्जी कितना है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ध्यान रखना। लेकिन डी लैम्डा के रेंज में कितना एनर्जी निकलता है, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ध्यान से समझो, मैंने डी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, एनर्जी इमिटेड फॉर द रेंज डी लैम्डा इक्वल टू दिस। ये जो है डी लैम्डा के रेंज में टोटल कितना एनर्जी इमिट होता है। अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मैं सिंपली इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे टोटल एनर्जी मिलने वाला है जिसको हम इमिसिव पावर बोलते हैं। एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा इनटू डी लैम्डा एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। या किसी रेंज के लिए अगर तुमको पता है तो लैम्डा तक लिख सकते हो, लेट अस से लैम्डा नॉट इज द अपर लिमिट। तो इस रेंज के लिए तुम निकाल सकते हो इमिसिव पावर को। क्या ये तुम लोगों को समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. कोई डाउट है तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तुम देखो, मैंने जो ये इक्वेशन लिखा ब्लू कलर का, उसके राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एनर्जी इमिटेड फॉर द रेंज डी लैम्डा। मतलब डी लैम्डा ग्रुप ने अपने साथ पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी निकाला, यही तो है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस and this is equal to this, come on people, and this is equal to this। d lambda रेंज के लिए टोटल में e lambda into d lambda एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, बस इसी क्वांटिटी को ऐड करो, ऐसे करके d lambda ग्रुप का एनर्जीज ऐड करते जाओ तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ये सब चीजें बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। प्लीज टेल मी अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आई कैन टेल यू अगेन। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ में आया तो। रेशा, सुदेशना, प्रवाल, come on people, you have to understand this concept। बहुत कम लोगों को ये सब चीजें समझ में आता है क्लियरली। बाकी लोग बेस्ट, कोई शर्माना नहीं है, लेकिन डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमिसिव पावर का डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली पावर। इनफैक्ट मैंने गलत बोला, ये पावर नहीं है, नाम पावर है लेकिन, हाँ, पर आई होप सो तुमको तो बेसिक्स आता है कि पावर एक्चुअली पर यूनिट टाइम होता है, और पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर हम इंक्लूड करते हैं उसको हम पावर नहीं बोलते, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, लेकिन इसको इमिसिव पावर ही बुलाया जाता है। एंड दैट इज द रीजन ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि हम तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चालू करोगे ना तो ये सारे नाम जो है मिसलीडिंग है। इवन तो यहाँ पर पावर लिखा हुआ है बट वी ऑल नो कि ये जो है दिस इज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट टाइम तक ठीक था, उसी को पावर बुलाते हैं, पर यूनिट एरिया करने के साथ साथ उसको पावर नहीं बुलाते, उसको हम क्या बुलाते हैं जनता, उसको हम बुलाते हैं इंटेंसिटी। बट इसका नाम क्या है, इसका नाम पावर ही दिया गया है। Did you understand what I'm trying to say? क्या तुमको ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. मैं तुमको और Yes, sir. मिसलीडिंग टर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ, मोर मिसलीडिंग टर्म्स जो बहुत लोगों को बहुत डाउट होता है। ठीक है, ये तो हमने इमिसिव पावर के बारे में देखा कि एक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना इमिट कर रहा है। अभी हम एब्जॉर्प्टेंस को डिफाइन करेंगे, और तुमको पता है एब्जॉर्प्टेंस हमने पहले डिफाइन किया था और सबको पता है कि वो एक रेशियो है, वो डायमेंशनलेस। एग्री, दैट इज डायमेंशनलेस बिकॉज ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है। ऊपर क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, डिनोमिनेटर में क्या है, एनर्जी ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, दैट इज डायमेंशनलेस। यस, बट यहाँ पर एब्जॉर्प्टेंस को एब्जॉर्बिंग पावर भी बुलाया जाता है, और दिस इज अगेन मिसलीडिंग बिकॉज ये जो क्वांटिटी है इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फिर भी इसका नाम पावर दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सो बिफोर वी मूव ऑन टू एब्जॉर्प्टेंस और एब्जॉर्बिंग पावर, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये पावर नहीं है। जब तुम नोट बनाओगे तो ये चीज लिख के रखना। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। I hope so all of you have already got an idea कि स्पेक्ट्रल वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या है। स्पेक्ट्रल वर्ड अगर मैं यूज करता हूं, ध्यान देना, सिंपली से, अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है
वो सिर्फ इमिट नहीं करता, वो एब्जॉर्ब भी करता है। याद करो मैंने कहा था 3 प्रोसेस होता है, एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है। अच्छा और एक बात, रिफ्लेक्टेंस एंड इमिशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इमिशन जो मैंने कहा वो अलग चीज है, रिफ्लेक्टेंस अलग चीज है। रिफ्लेक्टेंस क्या, टकरा के चला जाए, लेकिन इमिशन क्या है, इमिशन जो है बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर छोड़ता है, दैट इज इमिशन। कंफ्यूज मत होना लेकिन, ठीक है। क्या ये जो मैंने कहा वो समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Emission and absorption and reflectance are 2 different things, don't get confused. So let's talk about spectral absorptive power. Simply said, अगर मैं बोलूं कि चलो इसमें ना अलग अलग वैरायटी ऑफ फोटोन्स गिर रहा है और ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, अलग अलग वैरायटी ऑफ फोटोन्स। मैंने पूछा ये बताओ कि 400 नैनोमीटर, क्या बोला मैंने, 400 नैनोमीटर, ये वाला भी बहुत सारे फोटोन्स गिर रहे हैं, बहुत सारे एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना कुछ गिरता है ना सबका सब वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन ध्यान देना 400 नैनोमीटर के बहुत सारे फोटोन्स गिरे और मैंने पूछा कि ये बताओ कि 400 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है। मतलब हमारी इस कहानी में 400 नैनोमीटर हमारा लैम्डा है, ठीक है। जनरली बोलना चाहूँ तो 400 नैनोमीटर हमारा लैम्डा है और ये पूछा गया कि 400 नैनोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम सारे सारे 400 नैनोमीटर फोटोन्स कितने सारे गिरे हैं उसको कलेक्ट करोगे, उसका टोटल एनर्जी निकाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एब्जॉर्प्टिव पावर, फिर से याद दिला रहा हूँ ये पावर नहीं है, लेकिन टोटल एनर्जी इंसिडेंट corresponding to 400 नैनोमीटर। लेकिन ये निकालना पॉसिबल नहीं है, आई होप सो सबको पता है कि 400 नैनोमीटर के कितने सारे फोटोन्स गिरे, ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं डेफिनेशन को आसान बना रहा हूँ, बाद में मैं वो डी लैम्डा वाला कंसेप्ट इसमें डाल दूंगा। और ऊपर हम क्या लिखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड corresponding to photons of lambda 400 नैनोमीटर। ये जो है लेमैन्स लैंग्वेज में दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर। फिर से कह रहा हूँ जनता, ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, पावर नहीं है, लेकिन इसको भूला जाता है, ठीक है। अभी तुम ये पूछोगे कि सर 400 नैनोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने सारे फोटोन्स, उनका एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम ना इस डेफिनेशन को रिफ्रेम करेंगे एंड वी ऑल नो कि इसको हम कैसे रिफ्रेम करेंगे। एब्जॉर्प्टिव पावर, सॉरी ये है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। हाँ, अगर मैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का सिंबल लिखो, सिंबल कुछ ए सफिक्स लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा देखने के साथ साथ तुमको समझ में आएगा ओके, मतलब उस पर्टिकुलर लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो। लेकिन निकालोगे कैसे, ध्यान से देखो, ऊपर नीचे लिखोगे टोटल एनर्जी, ध्यान देना जनता, इंसिडेंट कॉरेस्पॉन्डिंग, ध्यान देना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। क्या सबको समझ में आया कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? कम ऑन पीपल, जवाब दो। क्या सबको ये समझ में आया कि मैंने इस डेफिनेशन को इस तरीके से क्यों लिखा? कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. ओके। और ऊपर हम क्या लिखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड corresponding to range lambda to lambda plus d lambda। अगर हमको इसको लैम्डा का बनाना है, ध्यान देना जनता, मैंने क्या कहा, ये तो लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, लैम्डा का बनाना है तो इसको हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डी लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी अगर जो एनर्जी हमने निकाला वो रेंज का नहीं निकाल के कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा निकालना है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डी लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तब जाके पर यूनिट लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकलेगा। बट सबको दिख रहा है कि इसको डी लैम्डा से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज ऊपर भी डी लैम्डा से डिवाइड करोगे, नीचे भी डी लैम्डा से डिवाइड करोगे, एंड बोथ दिस टर्म्स विल फाइनली कैंसिल आउट।
ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, बिकॉज ऊपर भी डी लैम्डा आएगा, नीचे भी डी लैम्डा आएगा, एंड दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। क्या बोलते हो, समझ में आया? यस पीपल, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का, ठीक है ना? Yes, sir. इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अभी तुमको सिर्फ अगर एब्जॉर्प्टिव पावर बोले, स्पेक्ट्रम मतलब किसी लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, सिर्फ अगर कोई तुमको एब्जॉर्प्टिव पावर बोले, तो इमिसिव पावर का टोटल निकालने का टेक्निक जस्ट दिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा, कहाँ गया ये, इनटू डी लैम्डा। तो यहाँ पर भी वैसा ही फॉर्मूला होगा। एब्जॉर्प्टिव पावर अगर मैं लिखना चाहूँ ए का वैल्यू, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए लैम्डा इनटू डी लैम्डा, वेरिंग बिटवीन, एक्चुअली में ना तुम 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हो, बिकॉज अगर तुम फोटॉन्स के वेवलेंथ के रेंज को देखो, hypothetically speaking, you will have photons which are having minute wavelengths, and you will be, looking photons having very large wavelengths. तो 0 से infinity तक हम लिख देते हैं. Are you getting the point what I'm trying to say? Because the range is very large. In fact, ये तुमको ये बताता है कि जितने सारे photons हैं, सबको तुमको consider करना पड़ेगा इस value को निकालने के लिए. किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है 0 to infinity. You people agree with this? Come on. Yes, sir. सबको समझ में आया? ये एब्जॉर्प्टिव पावर है. बोलो भाई, ये एब्जॉर्प्टिव No, sir. पावर है. No, sir. क्या है? No, sir. क्या है? No, sir. एब्जॉर्प्टिव पावर एक्चुअली क्या है? Dimensional quantity. रेशियो. Intensity. क्या बोलोगे? रेशियो है सर, रेशियो. Fraction. इमिसिव पावर के पावर है नहीं है भाई, वो इंटेंसिटी है, लेकिन नाम दिया गया है इमिसिव पावर. तो ये गलती मत करना, बहुत लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इन सब चीजों में, समझ ही नहीं पाता, मतलब इतना कंफ्यूज हो जाता. मैं खुद कंफ्यूज हो गया था अपने टाइम में, तब बताने वाला कोई नहीं था. बहुत बहुत टाइम के बाद ये सब जब मैं खुद पढ़ रहा था टॉपिक्स क्लियर हुआ है. आई होप सो आई वाज एबल टू एड्रेस योर डाउट्स. ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके फाइन, ओके फाइन. अच्छा, और एक चीज अपने नोट में लिख के रखोगे कि रिफ्लेक्टेंस एंड इमिशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के निकल जाना, इमिशन मतलब बॉडी के अंदर से एनर्जी या फोटॉन्स निकलना. दोनों में डिफरेंस है, ये भी अपने नोट में लिख के रखना, गलती मत करना लेकिन ये सब चीजें, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about a term which is called as perfectly black body. जनता क्या बोला मैंने? Perfectly black body. नाम पे मत जाओ, इसका मतलब क्या था इसमें? Perfectly black body एक hypothetical concept है. ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तुमको परफेक्ट ब्लैक बॉडी नेचर में नहीं होता. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी? एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी होता है कि वो जितना भी रेडिएशन उसमें गिरे सबको एब्जॉर्ब कर देगा. इट विल एब्जॉर्ब कंप्लीटली ऑल द रेडिएशंस व्हिच विल फॉल ऑन इट. इट्स एन परफेक्ट एब्जॉर्बर. मतलब अगर मैं तुमको एक ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बिविटी पूछूं या एब्जॉर्बेंस पूछूं, वो 1 होगा. ट्रांसमिशन क्या होगा? कम ऑन पीपल, कम ऑन. सॉरी, ये लिखता हूँ, 0 होगा. रिफ्लेक्टेंस भी क्या होगा? 0 होगा. ना वो रिफ्लेक्ट करता है ना वो ट्रांसमिट करता है. भूखा है, जितना भी रेडिएशन करेगा सबको खा लेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा. दैट इज द रीजन हम उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी बुलाते हैं. यू नो कि हमको कलर्स कैसे दिखाई देता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन कि कोई चीज अगर ग्रीन दिख रहा है वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, कोई चीज अगर रेड दिख रहा है तो रेड हमको क्यों दिखाई देता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन विद द लॉजिक बिहाइंड दिस, द थ्योरी बिहाइंड दिस? कलर्स हमको कैसे दिखाई तो देते वो कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, हैं? यस एग्जैक्टली. उस वेवलेंथ का लाइट रिफ्लेक्ट. यस, ग्रीन अगर तुमको दिखाई दे रहा है मतलब ग्रीन रिफ्लेक्ट होकर तुम तक पहुंचा है. अगर उस बॉडी का कलर तुमको रेड दिख रहा है मतलब है कि वो वहां से बॉडी से रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर तुम तक पहुंचा है. अगर वो बॉडी सबको एब्जॉर्ब कर जाए, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तुम्हारे आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगा, एंड यू विल सी डार्कनेस. यू विल सी दैट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लैक बिकॉज वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. दैट इज द रीजन लोग या मम्मी लोग ये बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में ना
डीप कलर क्लॉथ्स या ब्लैक कलर क्लॉथ्स पहन कर ना निकलने, बिकॉज ब्लैक कलर जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तुमको ज्यादा गर्म लगेगा। दिस नॉर्मली सजेस्टेड कि तुम लोग लाइट कलर्स, व्हाइट कलर्स के कपड़े पहन के जाओ समर्स में, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब कम करता है। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली तुमको गर्म ज्यादा लगेगा। कमाल पीपल, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जनता, ये जो कंसेप्ट है आधा कंसेप्ट मुझे पता है, इसमें ना एक मिसकंसेप्शन बिल्ड होता है। सबको ये लगता है कि ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, इमिट नहीं करता। ये लेकिन गलत है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सिर्फ एब्जॉर्ब करे। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विल एब्जॉर्ब एज वेल एज साइमल्टेनियसली इमिट। खुद सोच के देखो, अगर कोई बॉडी सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब ही करता जाए, कुछ देर के बाद वो जल जाएगा। इफ ए बॉडी कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग, कुछ देर के बाद ये जल जाएगा। डू एग्री विद दिस? You agree with this? उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? जल जाएगा। Come on people, हाँ या ना? Give me a reply. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about your body? क्या तुम्हारा बॉडी रेडिएशन इमिट कर रहा है? The answer is yes. Yes. तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तुम्हारा बॉडी एनर्जी इमिट कर रहा है, फिर भी तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तुम मुझे ये पूछ सकते हो, सर आपने तो कहा कि हमारा बॉडी एनर्जी इमिट कर रहा है, तो वी शुड फील कोल्डर, द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी शुड डिक्रीज। नहीं होगा, बिकॉज योर बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बिकॉज सिर्फ इमिशन नहीं होता, उसके साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर तुम्हारे बॉडी से फोटोन्स बाहर जा रहे हैं, तो एटमोस्फेयर से तुम्हारा बॉडी फोटोन्स एब्जॉर्ब भी कर, और जितना एनर्जी बाहर जा रहा है उतना ही एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तब जाके हम कहते हैं कि वो बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तुम अगर आग के सामने खड़े हो जाते हो, तुम गर्म क्यों लगता? तुम बोलोगे सर हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या तुम सिर्फ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो? नहीं, उस टाइम में भी तुम हीट रिलीज कर रहे हो, फोटोन्स रिलीज कर रहे हो, इमिट कर रहे हो, लेकिन दोनों का रेट अलग है। अगर तुम आग के सामने खड़े हो जाते हो और आग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तुम्हारा ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर आग के रेस्पेक्ट में कम है, सो हीट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो जिस रेट में तुम्हारा बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे कम रेट में तुम्हारा बॉडी इमिट कर रहा है। दैट इज द रीजन द ओवरऑल एनर्जी कंटेंट ऑफ योर बॉडी इज गोइंग टू इंक्रीज, द थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू इंक्रीज। दैट इज द रीजन यू फील हॉट, द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर हम ठंडे जगह पर जाते हैं, बर्फ के पास जाते हैं, तो क्या होता है? तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसे सिनेरियो में रेट ऑफ इमिशन ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे बॉडी से ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर के पास जाएगा और तुम्हारा बॉडी एटमॉस्फेयर से कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। बिकॉज रेट दोनों का अलग अलग है एंड ओवरऑल रेट को देखे तो तुम्हारा बॉडी नेट हीट लूज कर रहा है। दैट इज द रीजन तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, ड्रॉप करता है। तो बात को समझो, इस नेचर में एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, sorry, absorption and emission are simultaneous process. The rate may vary. If the rate vary, some bodies may get hotter, some bodies may get colder. And if the rate is exactly same, then the temperature of the body will not change, and we say that the body is in thermal equilibrium. जनता जवाब दो, समझ में आया? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब चीजें लेकिन लिख के रखना। मैंने जो कहा वीडियो सुनो और लिख के रखो अपनी लैंग्वेज में अच्छे से। ये सब चीजें जो है तुमको बुक में हर जगह पर नहीं मिलेगा। मैं तुमको एग्जैक्टली वो चीज बोल रहा हूँ जो तुमको अभी समझना चाहिए, ताकि तुमको आगे का कंसेप्ट समझ में आए। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये भी लिख के रखना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बॉडी अगर अच्छा एब्जॉर्बर है, उसको अच्छा इमीटर भी होना पड़ेगा। इफ ए बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, उसको एक अच्छा इमीटर भी होना पड़ेगा। तुमने कहा नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बॉडी सिर्फ अच्छा एब्जॉर्बर है, खराब इमीटर है, तो वो तो जल जाएगा। अगर सिर्फ रेट, नेट रेट अगर सिर्फ एब्जॉर्ब ही करेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो जल जाएगा। और नेचर में जो जनरली हमको जितने सारे बॉडीज दिखते हैं, ऑल ऑफ देम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किसी को जलते हुए देखा है क्या तुमने? नहीं देखा है, बिकॉज नॉर्मली में सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कोई जलता है मतलब उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा, इमिशन कम। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि कोई बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तुमने कहा कि भाई ये बॉडी तो बढ़िया एब्जॉर्बर, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो तुमको ये भी समझना है कि वो एक अच्छा इमीटर भी है। नहीं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? समझे या नहीं इस बात को? जवाब दो जनता, Yes, समझे sir. या नहीं इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll come back to what I was saying. I was saying that a black body is a very, in fact, the perfect absorber. वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं ये कहूंगा, अगर हम इस ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं,
वो सारे रेडिएशंस को इमिट भी करेगा। क्यों? ऐसा क्यों सर? ये बताओ। उसने जब एब्जॉर्व किया था, उसने सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्व किया था ना, तो ऑब्वियसली जब इमिट करेगा वो सारे वैरायटी ऑफ रेडिएशंस को इमिट करेगा। फिर से कह रहा हूँ जनता, परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता यार। वी हैव बॉडीज व्हिच आर क्लोज टू अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट तो होता नहीं है बट वेरी क्लोज टू इट। जैसे कि सन। अच्छा मैं और एक बात बता दूं, जब हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को ना या क्लोज टू ब्लैक बॉडी को हीट करना चालू करते हैं, वो ब्लैक नहीं रहता, तब उसका कलर बदलना चालू करता है। कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, क्योंकि तब वो इमिट करना चालू करता है। और इमिट अगर करना चालू करेगा, ऐसा मतलब क्या है कि वो रेडिएशन छोड़ रहा है, बाकी लोग उस रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कलर उनको दिखाई देता है। तो ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक नहीं है। अगर एब्जॉर्व कर रहा है तो ब्लैक होगा, अगर इमिट कर रहा है तो उसका कलर चेंज होगा। जैसे कि सन को हम लोग वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी बुलाते हैं। अभी तुम बोलोगे सर सन तो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एक कॉन्सेप्ट है यार। वी आर जस्ट कंपेयरिंग द कंसेप्ट। ऐसा क्यों बुलाते हैं सन को परफेक्ट ब्लैक, मतलब वेरी क्लोज टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी? क्योंकि सन से जो रेडिएशन आता है ना, इसमें सारे काइंड ऑफ फोटोन्स तुमको मिलेंगे, सारे वैरायटी ऑफ फोटोन्स मिलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सारे वैरायटी ऑफ फोटोन्स मिलेंगे। दैट इज द रीजन हम सन को वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी बुलाते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर सन तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो इमेज कैसे कर रहा है। सन के अंदर तो फ्यूजन चलता है ना, फ्यूजन चलता है, उसका तो एनर्जी इमिट करने का पीछे का लॉजिक ही अलग है। बट हम यहाँ पर लॉजिक्स या प्रोसेस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई सन को देखो, वो उसका जो रेडिएशन है उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं, उसमें सारे वैरायटी ऑफ फोटोन्स होते हैं। दैट इज द रीजन वी कैन से दैट सन इज वेरी क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी। डू पीपल एग्री टू व्हाटएवर आई हैव सेड जस्ट नाउ? बोलो जनता, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर मैं लैबोरेटरी में एक ब्लैक बॉडी बनाना चाहूँ, तो उसको कैसे बनाया जाए वो बता के रखता हूँ। न्यूमेरिकल में तो कभी काम में नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट या ये फैक्ट जानकर रखना जरूरी है। पता नहीं कब काम में आ जाएगा। और पता है ना, तुमको बोर्ड्स के लिए अभी से प्रिपेयर करना है, और अपना जो यूनिट टेस्ट है, जो इंटरनल से, उसको अच्छे से देना है। लेकिन इस बार डोंट इग्नोर। और तुम्हारा बोर्ड्स के लिए सिर्फ 4 महीना बाकी है। यू रियलाइज दिस? यस। कब है बोर्ड्स तुम लोगों का? बोलो बोलो बोलो, कब है? पता नहीं sir. In November में एक है और November में एक है। नवंबर में एक नहीं, नवंबर को ही पहला बोर्ड है। दैट इज द फर्स्ट बोर्ड। समझ में आया? तो अच्छे से पढ़ाई करना, हवा में मत रहना। लेकिन अभी ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लैबोरेटरी इक्विवेलेंट ऑफ अ ब्लैक बॉडी। कैसे बनाया जाता है? देखो, एक स्फीयर लिया जाता है, उसमें ना एक छोटा सा होल बनाया जाता है, छोटा सा होल, एक छोटा सा वेरी नैरो होल। और इसके अंदर ना एक क्या बोलूं, मतलब दूसरा कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके कलर में, इसके अंदर में एक लैम्प ब्लैक का कोटिंग दिया जाता है। लैम्प ब्लैक का कोटिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ लैम्प ब्लैक? किसी ने कभी लैंटर्न देखा है? लैंटर्न, लैंटर्न क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं यार? Latin. लालटेन। लालटेन। हाँ, लालटेन में देखा है। अगर तुमने देखा होगा कि लालटेन अगर जलता है ना, उसका ग्लास वो जो है, धुआं निकलते निकलते निकलते, अगर तुम साफ नहीं करोगे तो पूरा ग्लास बहुत ब्लैक हो जाता है, वेरी ब्लैक। एक टाइम के बाद उससे हार्डली लाइट निकलता है, पूरा ग्लास ब्लैक हो जाता है। जनता जवाब दो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो हमने लैम्प ब्लैक के साथ इसका अंदर को कवर कर दिया। लैम्प ब्लैक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्वर है। तो अगर मैंने इसके अंदर कोई लाइट भेज दिया, ध्यान देना, इफ आई सेंड अ लाइट इनसाइड, तो ये लाइट का इससे फिर से बाहर निकलना बहुत ही, उसका प्रोबेबिलिटी जो उसका बहुत कम है। बिकॉज आगे जाके ये यहाँ टकराएगा, सोच एब्जॉर्ब नहीं हुआ, फिर यहाँ टकराएगा, सोच एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कभी ना कभी जाके यहाँ टकरा लेगा और यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा होल है, इससे लाइट को फिर से निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट जितना लाइट हम अंदर डालते हैं, ऑलमोस्ट उतना ही लाइट अंदर ही रह जाता है। फाइनली लैम्प ब्लैक उसका एब्जॉर्ब कर लेता है। सो वी से दैट ये जो सेटअप है, दिस इज ए लैबोरेटरी इक्विवेलेंट ऑफ द ब्लैक बॉडी। यू एग्री विद दिस पीपल? जनता जवाब दो, यस और नो? एक बार रिपीट करिए line. हाँ, एक बार रिपीट करिए ना. बहुत है यार। तू मैंने एग्जैक्टली तो- बता कौन सा जगह समझ में नहीं आया? तो वही आपने जो समझाया अभी. अरे मैंने तो बहुत कुछ बोला, एग्जैक्टली बता कौन सा जगह समझ में नहीं आया? मैंने बोला छोटा सा होल है,
होल बहुत छोटा है, उसे अगर तुम एक बार लाइट घुसा दोगे ना, उस होल से फिर से लाइट को निकल के आना, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज वो होल इतना छोटा है और तुमने अंदर लैम्प ब्लैक लगा के रखा है, तो नो डाउट लाइट जाके अंदर रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन कितना रिफ्लेक्ट करेगा? एक टाइम के बाद ये लैम्प ब्लैक जो है वो लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एक तो तुमने होल को छोटा बना के रखा, तो लाइट का फिर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे बिकॉज तुमने अंदर लैम्प ब्लैक लगा के रखा है, तो जो भी लाइट अंदर घुसेगा वो फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सीधा सीधा देखा जाए कि इसको तुम जो भी रेडिएशन दोगे, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। सो दिस पिक्चर या दिस सिचुएशन इज वेरी क्लोज टू ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यस पीपल, समझ में आया? Yes, sir. यस, Yes, sir. ओके देन पीपल,